स्वागत है आपका शीतल जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। नमस्कार। जी, हमारे भारत की जो दलीय प्रणाली है, जो पार्टी सिस्टम है, उसमें आम तौर पर 2 तरह की पार्टियाँ हुआ करती थीं, एक राष्ट्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी। और स्थानीय स्तर की छोटी-मोटी पार्टी होती थी, उनकी कोई गिनती नहीं थी। फिर आम आदमी पार्टी का जब उभार हुआ, तो एक तीसरे तरह की पार्टी इस दलीय प्रणाली में आई, जो ना क्षेत्रीय पार्टी थी और ना राष्ट्रीय पार्टी थी। वो थी तो एक शहरी इलाके की पार्टी, दिल्ली की पार्टी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएँ राष्ट्रीय थीं। शुरू में जी, किसी को यकीन नहीं होता था कि ये राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएँ तो हैं, कुछ कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, जब भी कोशिश करते थे, मुँह के बल गिरते थे। जी, जब उन्होंने पंजाब में अपनी दावेदारी पेश की और सरकार बनाते-बनाते रह गए पहले प्रयास में, हुँ, कांग्रेस चुनाव जीत गई, तब सब लोगों का माथा ठनका, खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी का ये माथा ठनका कि ये लोग तेलुगु देशम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या तृणमूल कांग्रेस, ये इस किस्म की पार्टी नहीं है। एक क्षेत्र में अपने आप को सीमित रखने वाली पार्टी नहीं है और ऐसी पार्टी हैं जो कि वहीं पे ज़्यादा जाते हैं जहाँ पर कांग्रेस बनाम बीजेपी हो, टू पार्टी सिस्टम हो। वहाँ जाके अपना हस्तक्षेप करते हैं, कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं कामयाब होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक़्त आम आदमी पार्टी की जो मौजूदा हालत है, उसके साथ अ, राज्यसभा के सांसद जो पंजाब के हैं, राघव चड्ढा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और उसमें संदीप पाठक जैसे लोग हैं, जो कि जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि ये जाएँगे, क्योंकि वो तो बहुत नज़दीक थे और उनसे कभी अरविंद केजरीवाल का विवाद भी नहीं हुआ, कम से कम हम लोगों को नहीं पता है। उन्होंने कभी कोई वक्तव्य भी ऐसा नहीं दिया, वो भी चले गए उसके अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए और पंजाब में और दिल्ली में पार्टी के संगठन को अपने कंधों पे उठाए रहे वो लंबे अरसे तक, ऐसा समझा जाता है। तो ये जो मेरी तो अपनी समझ ये है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने मिलकर समय-समय पर कभी घोषित और कभी अघोषित सी जुगलबंदी करके आम आदमी पार्टी को इस मुकाम तक पहुँचा दिया है। उसमें आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की भी बहुत गलतियाँ हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। उनके भी नेतृत्व की गलतियाँ हैं, उनके आदर्श व्यवहार में बहुत अंतर है। वो तो बहुत सारी बातें हैं और वो बातें खुली हुई हैं सारी की सारी। जो बात लोग रेखांकित नहीं कर पा रहे हैं वो ये है कि जिस पंजाब के जिस चुनाव में ये लोग नहीं जीत पाए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना हिंदू व्यापारियों का जो जनाधार था, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। जी, ये घोषित-अघोषित, लेकिन जो सेफोलॉजिस्ट जो डेटा है वो यही बताता है। जी, वो जो वोट है वो आर्य समाज की स्थापना के ज़माने से घोर सांप्रदायिक है। वो भारतीय जनता पार्टी ये जनसंघ के साथ ही रहता है। उसके बाद में दिल्ली में देखिए जो शराब घोटाला है, शराब घोटाले की जो शिकायत किसी बीजेपी वाले ने नहीं की, कांग्रेस ने शिकायत की और बीजेपी के एलजी ने उसकी जाँच के ऑर्डर दिए और एक ऐसा मुकदमा चलाया जो कि कोर्ट में आरोप लगने की स्थिति में भी नहीं ठहर पाया। लेकिन उस मुकदमे से उन्होंने चुनाव जीत लिया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बेदखल कर दिया। तो ये सब जो हो रहा है, ये तो मेरा दृष्टिकोण है। ये तो मैंने आपके सामने केवल रखा कि आप इसकी समीक्षा करें। अब मैं आपका दृष्टिकोण इस बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी के प्रयोग से एक ज़माने में काफ़ी उम्मीदें थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आम आदमी का जो प्रयोग हुआ, आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के सिम्पैथाइज़र्स में मैं भी रहा हूँ और उसमें कई मित्र रहे, बहुत सक्रिय रहे। जैसे संजय सिंह वहाँ हैं ही हैं, हमारे जनपद के ही हैं, हमसे छोटे हैं उम्र में। लेकिन ये है कि उन्होंने वो सब काम किए हैं जो एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में काम करने वाले को करना चाहिए, ईमानदारी से, मेहनत से, साहस से और बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने किया है उसको। तो वो बड़ा एक उनके प्रति जो है स्नेह है और वो भी सम्मान देते हैं। दूसरे आशुतोष, तो वो हम लोगों के पुराने मित्र और वो रहे हमसे, वो भी उम्र में तो कम है लेकिन बाकी उनके अनुभव और काम उनके बहुत पत्रकारिता में बहुत समय से बहुत अच्छे रहे हैं सब कुछ। तो वो लोग थे वहाँ, तो उसकी वजह से निश्चित तौर पर मैं बहुत बार उनके बैठकों वगैरह में भी वो बुलाते थे, बातचीत होती थी। उनके तमाम चुनावों को मैं जनरली चुनाव उनके ही क्या मैं किसी भी चुनाव में ज़्यादा जाने की मेरी थोड़ी आदत है और मैं अध्ययन करना फील्ड में ही करना चाहता हूँ। एज़ अ रिपोर्टर एक दिमाग रहता है।
तो उन चुनाव में भी पंजाब वगैरह में मैं रहा, वहां गया तो काफी मैंने करीब से देखा और बहुत सारी चीजों का मैं प्राइवी भी रहा, लेकिन वो उनका अपना सांगठनिक मामला था। तो ये सब चलता रहा उनके साथ, ये रिश्ता खट्टा मीठा रहा उनके साथ। लेकिन जो जैसे आपने उनका विवेचन किया है उसमें मैं एक चीज पाता हूं कि एक्चुअली 2008 में जब आर्थिक सुनामी एक आई दुनिया में, और एशिया की तो बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं, कोरिया जैसी 1/3 उड़ गई, देवू जैसी कंपनी खत्म हो गई। तो उस दौर में हमारे यहाँ एक बहुत कुशल प्रधानमंत्री थे जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ थे। दुनिया में भारत में ही नहीं, दुनिया में उनकी इस बारे में ख्याति थी। उन्होंने उस झटके को तुलनात्मक रूप में, मुझे लगता है कि कोई भी और नेतृत्व होता तो शायद उतनी कुशलता से उसको हैंडल न कर सका होता जैसा उन्होंने किया, और हमको उसका कोई बहुत असर ही नहीं हुआ एक्चुअली। हम उस झटके से, और हम भारतीय तो उसको फील ही नहीं करते। जी। लेकिन वो जो दुनिया में जब भी आर्थिक उथल-पुथल हुई है, तो ऐसे मामलों में उसके बाद जो है किसी न किसी किस्म के आंदोलनों के जन्म लेने की एक श्रृंखला है। ये जो हुआ था सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। यूरोप के कम से कम 3 देशों में लगभग सिमिलर उसी कार्यकाल में ऐसे आंदोलन हुए। इटली में, स्पेन में, ग्रीस में, लगभग मैं आज आपके कार्यक्रम से पहले थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था इन चीजों को, तो मैं अभी विस्तार से उस पे अपने यहाँ सत हिंदी में एक लेख भी लिखूंगा, मेरा मन हो रहा है। तो वो पढ़ने से अच्छा हुआ, आपने अच्छा कार्यक्रम रखा तो इससे जरा सा देखने समझने का एक एरिया मिला। तो ऐसा होता है, ऐसे समय में ऐसे बहुत सारे स्वर जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और जो उन गलतियों पर उंगली रखते हैं जो लोगों को लगता है कि ये गलत हो रहा है या ये गलत है, उसमें से बहुत सारे स्पेकुलेटिव भी होते हैं। तो कहीं जैसे ग्रीस में ऑस्टेरिटी हो रही थी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, चीजों पे राशनिंग हो रही थी, समयबद्ध किया जा रहा था, बहुत सारी चीजों पे कुछ टोक टाक हो रही थी। लोग इससे परेशान थे, क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि भाई जैसा हो रहा है इससे बेहतर होना चाहिए, पीछे क्यों जाया जाए। तो उसके खिलाफ वहां उग्र वामपंथी ग्रुप एक बना था जिसको पहले 3-4% वोट मिलते थे। अरे साहब, उसके साथ पूरा कोलैबोरेशन बन गया और 2015 में उसको 36.3% वोट मिल गया। लगभग वैसे ही जैसे हमारे यहाँ इस आंदोलन से नरेंद्र मोदी को 37% वोट मिल गया। तो ये मैं उस सिमिलरिटी को देख के दंग था, और आश्चर्यजनक रूप से उसके अगले ही चुनाव में वो फिर 16% पे आ गया। उन देशों में एक चीज है, भारत की तरह ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी आ गए तो अगला चुनाव वो पुलवामा में इतना बड़ा कांड होने के बावजूद उल्टा बेच के जीत गए। लेकिन यहाँ वहां तो फिर डेमोक्रेसी में थोड़ी ताकत है, तो फिर उन्होंने उसको उलट पलट दिया। इटली में भी ऐसा ही हुआ, और एक और 3 देशों में इसी तरह का यूरोप में उसी दौरान हुआ, और तीनों देशों में फिर वो पार्टियां पुनः मूस को भव हो गई। भारत में एकदम उल्टा हुआ। लेकिन मैं एक परिदृश्य की कल्पना करता हूं, मैं इस तर्क से थोड़ा सा अलग हटके, कि जिसमें इसकी झलक मिल जाएगी। एक अनुमान लगाइए, इन सातों को जो हमारे परिदृश्य में है और जो चले गए बीजेपी में शामिल हो गए, और जिनके लिए मुझे लगा कि सबसे अच्छा कमेंट किया है उसने, वो जो कर्नाटक का एक वो है ना आर्टिस्ट जो कमेंट करता रहता है, हिंदी सिनेमा में भी है, आपको याद होगा, प्रकाश राज का जो कमेंट है वो आपने देखा कि नहीं? नहीं, बताइए। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके कार्यक्रमों में मैं ये कमेंट्स देता हूँ, लोग नीचे उसको पसंद करते हैं, तो मैं इसको दे देता हूँ। जी। उसने कहा, अंग्रेजी में लिखता है लेकिन आप तो बहुत अच्छा अनुवाद कर देंगे। मतलब उसने एक सिमिली लगाई, एक फोटो लगाई है जिसमें राघव चड्ढा आरएसएस की गणवेश में है, और फिर लिखा है व्यंग, आई एम क्विटिंग द पुलिस फोर्स बिकॉज दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम देयर कोर वैल्यूज ऑफ फाइटिंग क्राइम, सो आई एम ज्वाइनिंग दाऊद इब्राहिम, राघव चड्ढी। अब आप इसको एक अच्छे ढंग से हिंदी में अनुवाद करके पाठकों को बताइए। मैं पुलिस फोर्स इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपना बुनियादी काम अपराधों के खिलाफ लड़ने का था वो छोड़ दिया, लेकिन अब मैं दाऊद इब्राहिम
के दल में शामिल हो गया हूँ, उसमें राघव चड्ढा की जगह चड्ढी। तो ये आप सोचिए कि अगर इस सदन में इन सातों की जगह प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष और संभवतः दुबे जी भी, अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी रुचि इसमें होती कि नहीं होती, इस तरह के 7-8 लोग होते इन सातों की जगह, जो सब इस दल के में थे, जो सब इस दल के साथ, अब कुमार विश्वास को भी मैं ले लेता हूं, और आप सोचिए संसद में इस आम आदमी पार्टी की बात का, और मतलब हिंदी बेल्ट में तो इन लोगों के सामने ये प्रलय पैदा कर सकते थे भाई। लेकिन एक निजी महत्वाकांक्षा में केजरीवाल ने स्वयं के लिए सारे दल को निचोड़ लेने के लिए, सब सामर्थ्य अपने में निहित करने के लिए और न जाने क्या क्या करने के लिए उसने इन सब लोगों को भी नष्ट किया और इस परिस्थिति का निर्माण नहीं होने दिया और अपने चारों तरफ साइको फेंस लगाए। और ये आदमी, तो मैं इसको जानता हूं, ये सबसे ज्यादा ठाकुर सुहाती वाली लैंग्वेज बोला करता था। मेरे गुरु, मेरे राजनीति के विचारक, और ऐसी सिमिलीज देके केजरीवाल के लिए भाषण शुरू करता था ये। और हम जानते थे, हम चूंकि अपना उम्र हो गई है, कि इस तरह का बोलने वाले लोग सबसे पहले नाव छोड़ते हैं डूबने का खतरा होने पर। हालांकि ये भी कोई डूबने का खतरा नहीं था। तो एक तो ये बात मैं कहना चाह रहा था। दूसरे ये कि आम आदमी पार्टी की सफलता के लिए भी अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है और उसकी सारी असफलताओं के लिए भी और किसी को मैं दोष नहीं देना चाहता, वही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने उन दुर्गुणों के साथ चीजों का फिर बाद में विकास किया जिनसे ऐसा ही होता है नतीजा। वैसे ऐतिहासिक तौर पर भी ऐसा घटा, दूसरी जगहों पर भी, लेकिन निश्चित तौर पर एक वो ऐसे मौके के तौर पर आए थे और भारत में उसके लिए बहुत स्पेस था। वो उन्होंने मौका पूरी तरह से गंवा दिया और अब तो उन्होंने उन संभावनाओं को छीन कर दिया है। लेकिन उनको जो नुकसान हुआ उसमें एक तो ये कारक मुझे लगता है जो व्यक्तिवाद उनमें प्रचंड लेवल पर है, और दूसरे फिर उन्होंने वही करना शुरू किया जो मोदी जी कर रहे हैं। और वो ये था कि उन्होंने कहा कि मैं तो 2 कमरे में रहना चाहता हूं। फिर वो एक बड़े घर में चले गए, बड़े घर में चले गए, फिर उसको बड़े घर को सजाने बजाने लगे। और जाहिर है कि जो आपके सामने विपक्ष है वो इतना समर्थ है कि ऐसी किसी चीज को वो वहां पहुंचा देगा जहां उसने पहुंचा दिया। उनके बारे में अब सब जगह जो सबके यहाँ आसानी से गया, उनके गरीब मतदाताओं को भी जो प्रभावित कर गया, वो था शीश महल। और वो अब सुविधा भोगी जीवन को जी रहे हैं इस समय। मैं भी प्राई भी हूं चीजों का। वो लगातार सुविधा भोगी जीवन में चले गए हैं और एक विशिष्ट क्लास जैसे हमारे इस गरीब देश में है जो जहाज पे ही चलना चाहता है और वो भी प्राइवेट होना चाहिए उसके लिए, और जो सरकारी तौर पर उपलब्ध चीजों को ये समझता है कि वो उसका राइट है, और वो बिल्कुल नहीं देखता कि नीचे कितने सारे लोग कितनी जरूरी चीजों से वंचित हैं क्योंकि वो उन सुविधाओं का उपयोग करते रहते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जितना वो अपने आप पे खर्च कर रहे हैं इस गरीब देश में जिसमें 50% से ज्यादा लोग गरीब हैं, 60% महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार हैं, 40% बच्चे उनको स्टन लग रहा है और वो कुपोषित हैं। और मैं तो एक अभी रिपोर्ट पढ़ के दंग रह गया, आपके कार्यक्रम में उसको उल्लेख कर दूं। एशिया में सिर्फ भारत ऐसा देश है, एशिया में बहुत सारे देश ऐतिहासिक कारणों से जो और अतीत में उन सब के साथ बहुत कठिनाइयां रही, फमाइन पड़ते रहे चीन में, भारत में, इन सब जगहों में, इन देशों में लोगों की जो हाइट है वो कम हो गई थी। लेकिन अब इन सब देशों में हाइट बढ़ रही है औसत। भारत अकेला है जिसमें औसत हाइट नहीं बढ़ रही है बल्कि कम हुई है। ये आप समझ लीजिए कि हम मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे की ओर जा रहे हैं। ऐसे देश में अगर हमारे राजनेता इन चीजों को इस तरह से स्प्लर्ज करेंगे टैक्स पेयर के पैसे का या चोरी के पैसे का, मैं तो कहूंगा वो पैसा आसमान अमेरिका नहीं दे रहा है, कोई सोरोस भारत में इन लोगों को नहीं दे रहा है, यही का पैसा, यही के हमारा पैसा, आपका पैसा, टैक्स का पैसा, गरीबों का पैसा है, और उस पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं अपने निजी जीवन में
इन ऐसे सुविधा भोगी उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए, ये बहुत शर्मनाक है और मुझे तो बहुत बुरा लगता है। और ये सब करने की वजह से भी खारिज होना उनका शुरू हुआ और अब उनमें ही उनके ही वो लोग जो उनकी तारीफ करके उनको क्रांतिकारी बता के खुद को स्थापित करते रहे, अब उन्होंने मंडी में अपने को अच्छे बायर के यहाँ अच्छे भविष्य के लिए दे दिया। अब उनको लगता है कि वहां भविष्य उनका ज्यादा अच्छा है यहाँ की जगह। देखिए, आमतौर पर जो व्यक्ति केंद्रित पार्टियां होती हैं या ऐसे लोग जो पार्टियों को अपनी तिकड़मों के जरिए व्यक्ति केंद्रित बना लेते हैं, भले शुरू में ना होती हो पार्टियां व्यक्ति केंद्रित, तो उसमें जब तक वो लोग वोट खींचते रहते हैं तब तक तो उनका सिक्का चलता रहता है। और जिस दिन वो वोट खींचना बंद करते हैं उस दिन उनके खिलाफ तरह तरह की म्यूटनीज, तरह तरह के विद्रोह होने लगते हैं। समय ठीक समय है समय आप। हाँ, जैसे कि नरेंद्र मोदी ही हैं भारतीय जनता पार्टी में आज। उनके बारे में भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है। भाजपा सोचती है कि हमें जितने वोट मिलते हैं इस आदमी की वजह से उसमें से थोड़े जुड़ जाते हैं वोट, जिससे हम जीतने के आंकड़े पे पहुंच जाते हैं या उसके नजदीक पहुंच जाते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनी जाते हैं वहां पे। तो नरेंद्र मोदी की जो भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो अय्याशियां हैं, उनका जो मौज मजा है, 7 स्टार लाइफ स्टाइल है उनकी, ये सब लोग झेल रहे हैं और चुप रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर मैंने जब कुछ अपने मित्रों से पूछा तो वो कहते हैं कि कोई मजबूरी है, वो हमें पसंद नहीं है वो आदमी, लेकिन क्या करें, लेकिन वो वोट लाता है इसलिए, और कोई ला नहीं पाएगा वोट, इसलिए सत्ता ही निकल जाएगी हाथ से या मुश्किल हो जाएगी काफी, इसलिए इसको झेलते रहते हैं। मतलब हम लोग इस तरह की बात वो बोलते हैं। ये भी कहते जाते हैं कि संघ का एजेंडा भी लागू कर रहा है वगैरह वगैरह, मतलब कई तरह की बातें हैं। मुझे क्या लगता है कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद उन्होंने एक और काम किया कि उन्होंने दिल्ली को लगभग छोड़ दिया और वो पंजाब चले गए और पंजाब में ही वो जम गए जाकर। तो मुझे उस वक्त ये लगा था कि दिल्ली में चुनाव तो बहुत दूर है, 5 साल बाद है, पंजाब में चुनाव नजदीक है और पंजाब में चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। और पंजाब की सरकार की हालत भी ठीक नहीं है, खस्ता हालत है पंजाब सरकार की। तो इसलिए ये लोग वहां गए होंगे ये देखने समझने के लिए कि पहले तो पंजाब सरकार की हालत अपनी सीधे अपनी निगरानी में उसको दुरुस्त किया जाए, और ताकि एंटी इनकम्बेंसी भी उसके खिलाफ कम हो और हम गारंटी करें, क्योंकि पंजाब में इनका सरकार ठीक से नहीं चली, इसके बावजूद कांग्रेस के भीतर नेतृत्व का झगड़ा और लफड़ा इतना ज्यादा था कि कांग्रेस बिखर सी गई थी, अकाली दल का उभार नहीं हो रहा था। तो दोनों प्रमुख ताकतें मजबूत स्थिति में नहीं थी। तो ऐसे में लगता था कि थोड़ा सा अपना ये हाल दुरुस्त कर लें, अपने अपने पेचोखम ठीक कर लें, तो ये फिर से आगे आ सकते हैं। इस तरह की एक परिस्थिति वहां पर संभावित थी, मैं ये था नहीं की थी, ये परिस्थिति संभावित थी यहाँ जगह काम। तो मैं ये मान रहा था कि ये सब काम ये कर रहे होंगे वहां पर। वहां से अपने मित्रों से भी मैं पूछताछ करता रहता था, तो वो कहते थे कि हाँ ये लोग काम तो कर रहे हैं, लगे तो हुए हैं ही, लेकिन सरकार की हालत अभी ठीक नहीं है। इस प्रकार की रिपोर्ट वहां से मिलती थी। लेकिन जब पंजाब में ही उनके जो राज्यसभा सांसद हैं, वो सब ये योजना बना रहे हैं, वो लोग भी ये योजना बना रहे हैं जिनको उन्होंने निकाल दिया, जैसे राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, वो लोग भी योजना में शामिल हैं, जैसे पाठक, और जिनको राघव चड्ढा की जगह रखा था वो उनको, गोयल साहब को, वो भी इसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों की ये पंजाब में जमे तो हुए हैं, लेकिन न तो संगठन पे इनकी पकड़ है, न ही अपने ही द्वारा बनाए गए सांसदों और विधायकों के ऊपर इनकी पकड़ है। तो सवाल ये है कि ये लोग कर क्या रहे हैं वहां पे इतने दिनों से? दिल्ली छोड़ दिया आपने, दिल्ली में आम आदमी पार्टी इधर उधर भटक रही है, आप वहां पे बैठे हुए हैं, वहां बैठ के भी आपने कोई तीर नहीं मारा, और आपकी नाक के नीचे से जो है ना, आपको आप राज्यसभा में आपका जुलूस निकल गया। देखिए, जिस तरह से राज्यसभा में, जैसे मैंने बताया कि किन लोगों को वो लाए, किन की जगह लाए, वो दोनों को देखते ही समझ में आ जाता है कि और क्या हो सकता था। एक दूसरे, पंजाब से खबरें बहुत खराब आ रही। चंडीगढ़ के तमाम बंगले हैं जिनमें ये सब लोग रहते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सुविधा से लैस हैं। सबके पास बहुत बड़ा फौज फाटा होता है, जब ये चलते हैं तो काफी
वो सब होता है। लवाजमा जो कहते हैं आप, मतलब जो कुछ आम आदमी नाम रखा हुआ है आम आदमी पार्टी, अब ये कहीं से भी आम आदमी पार्टी का कोई स्वरूप नहीं बचा है। बहुत ही खास आदमी बन चुके हैं ये लोग। और मैं आपको बता रहा हूं, अब वो तो नतीजे आएंगे तो आपको पता ही लग जाएगा। विधानसभा में जितने प्रतिशत वोट मिले थे, लोकसभा में उससे कम से कम 20% कम हो गए थे। बहुत बुरी तरह हारेंगे, ये तो बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है मुझे। इसके बावजूद कि कांग्रेस बहुत फ्रैक्चर्ड है, कांग्रेस में बहुत रोग हैं, कांग्रेस इसके बावजूद 7 या 8 MP जीत गई। पता नहीं क्या उसको भाग्य है उसका, मैं यही कहूंगा, वरना वो तो बहुत ही गड़बड़ लोग हैं। लेकिन ये इन्होंने उस पूरी परिस्थिति का कोई लाभ लेने लायक काम नहीं किया है। और जो कुछ भी है, दुर्भाग्य सौभाग्य से वो भगवंत मान के नाम पे है। वहां जो कुछ है, अभी भी उस आदमी का वहां थोड़ा बहुत है। बाकी ये सारे लोग वहां बहुत ही ज्यादा घृणा पैदा कर रहे हैं उस समाज में। मेरे पास भी जो फीडबैक आता है, उस इन लोगों की सिर्फ आलोचना भरी हुई है। राघव चड्ढा की भी बहुत आलोचना रही है। ये भी तो पहले तो इन्हीं को सारा इंचार्ज बना दिया था वहां ना। वहां तो कहा गया था कि एक सुपर मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर बैठाया हुआ है, जो ब्यूरोक्रेसी और हर चीज को करता है। इनके एक MLA थे जो पुलिस ऑफिसर पहले रहे थे, उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे। तो चीजें बहुत खराब है वहां भी। और यही मुझे लग रहा है कि ये पंजाब के चुनाव के बाद ये इस पूरे मतलब आंदोलन की एक आबूचिरी लिखने के लिए हम लोगों को फिर बैठना पड़ेगा। वो मतलब एक समय में जिसको आप कभी अच्छा जिसके बारे में सोचते रहे हो, जिससे संभावनाएं आपको नजर आती नहीं हो, या उस आने की गलती हम करते रहे हो, तो निश्चित तौर पर ये बहुत निराशाजनक है। मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत खराब बातें चारों तरफ से हैं इस बारे में। जी। अच्छा, तो अब मैं फिर से जो बात शुरू में मैंने कही थी, मैं आपकी इन सब बातों से सहमत हूँ। सहमत होते हुए कह रहा हूँ कि एक और दृष्टिकोण है, इससे देखा जाए। आम आदमी पार्टी की हालत खस्ता है। वो अपने विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है या पहुंचा दी गई है। दोनों बातें मिली-जुली हैं, दोनों पहलू हैं इसके। जी। और दोनों ही भूमिकाएं हैं, दोनों तरह की भूमिकाएं हैं, पहुंचाने की भी और पहुंचने की भी। जी। लेकिन आम आदमी पार्टी की इस बुरी हालत का जश्न भारतीय जनता पार्टी भी मना रही है और कांग्रेस भी मना रही है। जी। कांग्रेस भी पर्याप्त रूप से प्रसन्न है और जी। भारतीय जनता पार्टी भी पर्याप्त रूप से प्रसन्न है। जी। जी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके भी एक कारण तो ये है कि आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाती थी। जब उसकी देखिए, कामयाब होती थी तो भाजपा के भी कदम रुकते थे और कांग्रेस को तो बहुत ज्यादा नुकसान होता था उससे। देखिए, कांग्रेस को तो दिल्ली में समाप्त किया है भारतीय जनता पार्टी ने। दिल्ली के जितने कांग्रेस के नेता हैं, वो तो अकेले उनसे बात करिए, वो दांत काट ले एकदम, बिल्कुल उनका बुरा हाल। क्योंकि उनको तो समाप्त ही आम आदमी पार्टी के उदय से वो तो समाप्त हो गए ना। अब तो कॉमनवेल्थ गेम का भी फैसला आ गया कोर्ट में, कि उसमें भी जो भी कहा गया था, कुछ भी नहीं निकला। तो अगर केजरीवाल इस बात से सेलिब्रेट करते हैं कि लोअर कोर्ट ने उनके ऊपर जो आरोप था उसको उस लेवल पे नहीं पाया, तो जो आरोप उन्होंने जिन जिन मामलों में लगाए, उन सब मामलों से कांग्रेस भी आज बरी है। लेकिन पॉलिटिकली कांग्रेस खत्म हो गई, 3 चुनाव हारी है, 0 उसके पास है। और वो अपमानित और निंदित और आरोपित होके गई है इससे। एक तो ये बात है। दूसरे, केजरीवाल को प्रैक्टिकली वो ये पाते रहे हैं कि जो कांग्रेस ने जो ऑल इंडिया संगठन, शुरुआत तो नीतीश ने की, लेकिन जो बना इंडिया नाम का गठबंधन, उसके पैरेलल भी एक गठबंधन बनाने की कोशिश होती रहती है, जिसमें तेलंगाना के एक नेता जो इसके पहले मुख्यमंत्री थे वो शामिल थे, ममता बनर्जी रहती हैं, और कभी कभी कोई और भी रहता है। एक ऐसे सज्जन है जो दोनों को एंटरटेन करते रहते हैं, दोनों ग्रुपों को, जो डीएमके के चीफ है करुणानिधि, वो करुणानिधि के पुत्र स्टालिन, जो कांग्रेस को भी एंटरटेन करते हैं, वो उनके साथ कोलैबोरेशन में ही है, और केजरीवाल को भी बुलाते हैं, और ममता बनर्जी सबसे वो रखना चाहते हैं, रखते हैं। वो ज्यादा अच्छा, ब्रॉडर उनकी सोच है, सही सोच है। तो एक कांग्रेस की ये भी समस्या है कि केजरीवाल जो है, एक दूसरा पैरेलल ग्रुप भी
क्रिएट करने की कोशिश करते रहे या करने की कोशिशों में हिस्सेदार है। कि कांग्रेस का तो ये विरोध आ जाता है। रही बीजेपी की बात, बीजेपी की ये है कि बीजेपी के लिए दिल्ली में केजरीवाल एक दिक्कत थे। न सिर्फ कांग्रेस को उन्होंने हराया था, कांग्रेस को डेसिमेट कर दिया था, बीजेपी को डेसिमेट नहीं कर पाए थे, लेकिन काफी नुकसान कर दिया था। एक बार 3 सीट और एक बार 7 सीट। तो वो स्टेज तो उनके लिए मतलब बहुत अपमानजनक थी ही कि वो देश भर में है और दिल्ली में उनकी नाक नोच ली जाती है। तो एक तो ये था। दूसरे, केजरीवाल की पार्टी एक समय में बाद में थोड़ा बहुत कई बार उसने अपने को वो किया और ना बहुत आक्रामक रही है बीजेपी और उसकी राजनीति के और व्यक्तिगत मामलों पे भी। और मोदी के साथ तो यह है कि मोदी इन सब चीजों को बहुत पर्सनली लेते हैं। जो विधानसभा में कपिल मिश्रा के जरिए मोदी जी के उस प्रसंग की, जिस प्रसंग पर हम आप नहीं जा सकते, लेकिन वो प्रसंग जो है उनको अपमानित करता है, उसका पूरा विवरण वहां चलाया गया था। और उसको चला के चूंकि वहां सुरक्षित था चला पाना, और वो रिलीज किया गया था। और वो आज भी सब जगह जब भी कोई बात होती है, कपिल मिश्रा का जिक्र आता है या मोदी जी के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का जिक्र आता है, तो वो वीडियो चला दिया जाता है। तो वो वीडियो जाहिर है कि मोदी जी भी देख के जो प्रतिक्रिया कर सकते हैं, तो ये व्यक्तिगत लेवल पर भी वो लोग इनको पसंद नहीं करते। ऐसा मैं इस सूचना का इसलिए भी प्राई भी हूं कि एकाध मुलाकात केजरीवाल और मोदी जी की हुई है, लेकिन उन मुलाकातों में बहुत ही ऐसा भाव था दोनों पक्षों से, यानी दोनों क्या, एक पक्ष से मोदी जी की ओर से, कि आप अविश्वसनीय और खतरनाक लोग हैं, आपसे कोई संबंध बनाने का हमारा मन नहीं है। उसके पीछे ये लाइन छुपी हुई थी जो नहीं कही गई कि आपको डेसिमेट करने का ही मन है हमारा। जिस तरह वो कपिल मिश्रा द्वारा कहलवाया गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने स्वयं भी एक भाषण दिया था विधानसभा में, जिसमें उन्होंने कहा जी था जी कि गौतम अडानी का रुपया दरअसल जो है ना, गौतम अडानी का रुपया दरअसल नरेंद्र मोदी का रुपया है। जी। और चूंकि वो बात उन्होंने विधानसभा के सत्र में कही थी, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता था। अगर वो बाहर कहते ना, तो बीजेपी वाले उन्हें अदालत में खींच लेते हाँ, खींच लेते। इस सवाल। अच्छा, दूसरे इस मामले में उनके सांसद संजय सिंह भी अडानी का नाम लेके जो बातें कहते हैं, औसतन ये बातें और कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। एक राहुल गांधी कहते हैं और एक संजय सिंह कहते हैं। अडानी का तो कोई नाम ही नहीं लेता ना, डर के मारे। बहुत सारे लोगों को नोटिस दे दिया गया, बहुत सारे लोग रिश्तों की, कांग्रेस ही नहीं लेते भाई, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बल्कि उन पार्टियों में जाते आते हैं। तो ये सब भी कारण है जो जैसे राहुल गांधी से भी बीजेपी डिस्पेंसेशन बहुत कड़वाहट में है। वो बल्कि प्रियंका गांधी से कड़वाहट में उतना नहीं है, आप जानते ही हैं। उसी तरह की स्थिति इनके बारे में भी है, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी की भी। जी जी जी। तो अब आपको आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या लगता है? आप चर्चा के हम आखिरी दौर में हैं। संक्षेप में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है, अगर संक्षेप में कहा जाए तो? मैं यही कहूंगा कि बहुत कठिन है। एक पार्टी के तौर पर, क्योंकि केजरीवाल में एक चीज है कि वो काफी जिद्दी है। एक समय में मेहनती भी बहुत थे, मेहनती तो अभी भी होंगे वो, लेकिन अब सुविधाओं में है, तो हो सकता है कि वो उस तरह की चीजें न कर पाए जो चीजें ऐसी स्थिति डिमांड करती हैं। तो भविष्य जो है बिल्कुल अनिश्चित है, और मैं इसे ये कह सकता हूं कि बहुत कठिनाई में है, ये तो कह ही सकता हूं। जी। तो हम लोग ये मान लें, मतलब आपकी निगाह से हम लोग ये मान लें कि देश में एक जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में, दलीय प्रणाली में एक तीसरी तरह की जो पार्टी आई थी, जी जी जी। पार्टी थी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई थी, और उसने अपने आप को अपना विस्तार भी किया और एक सीमा तक सफलता भी प्राप्त की। जी जी सब जी। गए उसकी सफलता से। वो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। वो पार्टी अब अपने अंतिम दौर में चल रही है। बिल्कुल, मेरी राय में तो यही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। हम जी लोगों ने जी पहलुओं के ऊपर चर्चा की, और जी नेतृत्व की विफलताएं, संगठन को ठीक से न चला पाना, पार्टी के भीतर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का कोई मैकेनिज्म न बनाना, और जी आदर्शों और व्यवहार में बहुत ज्यादा अंतर होना, हाँ, जी ये शायद बड़े कारण हैं। और जी लोगों को न चुनना,
जब आपको राज्यसभा में लोगों को भेजना था, जब आपके पास पंजाब में इतने विधायक थे और आप इतने लोगों को राज्यसभा में भेज सकते थे, तो आपने किन लोगों को राज्यसभा के लिए चुना? ये भी दरअसल आपके ऊपर ही एक टिप्पणी है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।